Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a very important topic, that is the cardiac cycle. In the cardiac cycle, we are going to basically focus on the pressure volume loops first of all, and secondly we are going to look at the cardiac and vascular function curves individually. ठीक है, तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ. First of all, you can see that I have drawn an imaginary heart over here in front of you and a box in front of it which I have labeled as the body. ठीक है, यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि कुछ important concepts या points मैंने लिखे हैं जो कि हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, और ये सारे जो points मैं आपको बताऊँगा, these all are asked in the examination of the part 1 FCPS, in the USMLE, in PLAB examinations and in other regional examinations. ठीक है, so just listen to the whole video and I guarantee you in the end all your concepts and all your ambiguities regarding the cardiovascular system, regarding these curves and regarding these concepts will be cleared. ठीक है जी, तो मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो मैकेनिक्स हैं वो किस तरह होती हैं कि सुपीरियर एंड द इन्फीरियर वेना कैवा से द ब्लड कम्स टू द राइट एट्रियम. ठीक है, आफ्टर कमिंग टू द राइट एट्रियम कंट्रैक्ट्स and the blood flows through the tricuspid valve into the right ventricle. Right ventricle contracts and the blood goes through this pulmonary valve. ठीक है जी, pulmonary valve into the pulmonary artery. लंग से ऑक्सीजनेशन जब हो जाती है, the blood then comes back to the left atrium via the pulmonary veins. ठीक है, this is the oxygenated blood. And when the oxygenated blood leaves the left atrium, it comes into the left ventricle via the mitral valve or the bicuspid valve. तो यहाँ की सारी मैकेनिक्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो हमारे इस पोर्शन से, लेफ़्ट पोर्शन से डिराइव्ड होंगी. सो वी वोंट पे एनी मच अटेंशन टू दिस पोर्शन right here, the right atrium, the right ventricle. As far as the preload is concerned, हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली हमारी जो आगे मैकेनिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसी पार्ट को अंडर कंसिडरेशन रखेंगे जी. तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक दफ़ा जब ब्लड आ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, और ये जो पॉइंट है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एओर्टिक वाल्व. एओर्टिक वाल्व से एओर्टा में जाके आगे दिस इज़ द होल बॉडी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रेशर वॉल्यूम लूप्स. दैट इज़ व्हाट इज़ प्रीलोड, व्हाट इज़ आफ्टरलोड, व्हाट इज़ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, व्हाट इज़ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, व्हाट इज़ इजेक्शन फ्रैक्शन, व्हाट इज़ पल्स प्रेशर, व्हाट इज़ मीन आर्टीरियल प्रेशर, व्हाट इज़ स्ट्रेस्ड वर्सेस अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीआर इंटरवल वर्सेस द पीआर सेगमेंट. ठीक है, इन सारे में से MCQs बनते रहे हैं पहले भी और आगे भी बनेंगे. सो आई सजेस्ट यू टू पे डीप कंसंट्रेशन ऑन दिस पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रीलोड? प्रीलोड इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ कमिंग टू द राइट एट्रियम. बस, ठीक है, द एंड, दैट्स इट. टू द प्रीलोड, डोंट गेट कंफ्यूज विद समथिंग एल्स. ओके, द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ कमिंग टू द राइट एट्रियम, it produces a stretch within the walls of the right atrium. So the more stretch it produces, when more blood comes, that will lead to a increase in preload. And when there is a certain hemorrhage or there is an accident or a trauma and the patient loses a lot of blood, so that leads to a decrease in the amount of blood and decrease in the stretch of the musculature of the right atrium. ठीक है, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू सी अ डिक्रीज इन प्रीलोड. ठीक हो गया. देन वी हैव द आफ्टरलोड. अच्छा जी, व्हाट इज़ आफ्टरलोड? अब एक इधर हार्ट है और इधर बॉडी है. ठीक है, आप किसी वॉल के अगेंस्ट पुश करें, ठीक है, इफ़ इट्स अ वॉल इट्स नॉट गोना मूव. ठीक है, क्योंकि वॉल इज़ हैविंग इट्स ओन इंटरफेस. ठीक है, उस इंटरफेस ने प्रिवेंट किया हुआ है आपको उसको पुश करने से. So similarly, the body and the blood pressure inside it, the resistance within the arteries and the resistance which is in the arterioles, that is the main interface which is preventing the ejection of blood from the left ventricle. Similar, आप इसको ऐसे समझ लें कि बॉडी ये जो है ये एक दीवार की तरह है. ठीक है, जितनी दीवार मजबूत होगी वो ब्लड को रोकेगी. एक इधर से एक तरह का इस तरह जैसे मैंने पेन रख दिया
वो एक हर्डल बन के खड़ी हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे, ठीक है। तो अगर तो अभी दीवार मजबूत नहीं है एंड देयर इज़ नॉट मच रेजिस्टेंस, तो देयर विल बी डिक्रीज्ड आफ्टर लोड, ठीक है। इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं फेस करनी पड़ेगी ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होने के बाद। लेकिन अगर वो फुल स्ट्रॉन्ग हार्ड वॉल है, ठीक है, then it will give maximum resistance to the ejection of blood from the left ventricle, and that will lead to a really greater increase in the afterload, ठीक है। तो preload, the extent of the stretch upon the right atrium, ज़्यादा blood होगा, ज़्यादा stretch होगा, ज़्यादा preload होगा, and vice versa. Similarly afterload, जो left ventricle के बाद जितना रेजिस्टेंस फेस होता है ब्लड की इजेक्शन में, दैट डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ आफ्टर लोड, ठीक है। ये दो कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हमारे। उसके बाद वी हैव द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड द इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं इस कार्डियक साइकिल और प्रेशर वॉल्यूम लूप्स के साथ, ठीक है। तो फॉर नाउ we can skip on to the ejection fraction. Ejection fraction is basically the amount of blood, ठीक है, that is ejected from the left ventricle per unit time, ठीक है। जो एक समझ लें कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आएगा उसका पोर्शन ऑफ द ब्लड विल बी इजेक्टेड, ठीक है। सारा का सारा इजेक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होता, ठीक है। द नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज़ अबव 65%, ठीक है। 65% से अबव जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, तो दैट गोज़ ऑन टू शो कि जो 100% ब्लड आता है उसमें से 65% ब्लड की इजेक्शन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट कीप दिस इन माइंड, और इसकी डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर जो होता है दैट इज सिंपली, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 2 पॉइंट्स, द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना होता है, ठीक है, दैट इज़ 120, और डायस्टोलिक कितना होता है, दैट इज़ 80। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ पल्स प्रेशर, सिंपल। नेक्स्ट वी हैव द मीन आर्टीरियल प्रेशर। व्हाट इज़ द मीन आर्टीरियल प्रेशर? मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर जनरल हम लेमैन टर्म्स में बात करें तो इस पूरे सर्किट, जो बॉडी का पूरा सर्किट है, उसमें जो जनरल मीन आर्टीरियल प्रेशर चल रहा होता है, जो रेजिस्टेंस दे रहा होता है एंड विच लीड्स टू द आफ्टर लोड, दैट इज़ कॉल्ड द मीन आर्टीरियल प्रेशर। अगर इसको आप इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला देखना चाहें या एग्जैक्ट वैल्यू मीन आर्टीरियल प्रेशर की ढूंढना चाहें, तो दैट इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द, ढूंढना चाहें तो दैट इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 द पल्स प्रेशर, ठीक है। तो इसमें डायस्टोलिक प्रेशर जितना नॉर्मल होता है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg प्लस 1/3 द पल्स प्रेशर, और पल्स प्रेशर इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज द स्ट्रेस्ड वर्सेस अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम। ब्लड whenever it is in the arteries or the arterioles, it is in the stress state, and blood whenever it is in the veins or the venules, it is in the unstressed state. तो what is stressed and unstressed? Stressed का मतलब ये है कि एक constant resistance शो होता है arteries और arterioles में blood को, क्योंकि because of the very thick elastic walls of the arteries, ठीक है। तो very thick elastic walls जो हैं एक resistance और एक impedance शो करती हैं blood flow को, जिसकी वजह से blood एक stress state में ही रहता है। जबकि वेन्स में एज यू नो कि वेन्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उनमें बहुत ही कम इलास्टिक वॉल्स होती हैं और द ब्लड कैन फ्लो ईजली, जिसकी वजह से द ब्लड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अनस्ट्रेस्ड स्टेट और द अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द पीआर इंटरवल वर्सेस द पीआर सेगमेंट? नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच ऑफन गिवन इन द एग्जाम्स। इसमें हम देखते हैं कि जो पी वेव होती है विच इज़ इन द ECG, जो कि हमें शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, जबकि QRS कॉम्प्लेक्स जो हमें मिलता है दैट शोज अस द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो व्हेनेवर द क्वेश्चन सेज कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ P टू द स्टार्ट ऑफ QRS, ठीक है, दैट इज़ द PR इंटरवल।
and whenever the question says what is the time interval from the end of P to the start of QRS, then it is the PR segment. सिंपल सी बात है, PR इंटरवल स्टार्ट टू स्टार्ट है, जिसमें हमारे पास आ जाता है स्टार्ट ऑफ P टू स्टार्ट ऑफ QRS, जबकि PR सेगमेंट जो है दैट इज़ एंड ऑफ P, स्टार्ट नहीं, एंड ऑफ P टू स्टार्ट ऑफ QRS. ठीक है, ये एक माइनर से डिफरेंस है विच यू नीड टू नो फॉर द MCQs. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम लूप्स. प्रेशर वॉल्यूम लूप्स में हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे और जो आपको सामने नज़र आ रही है वो ये है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक एंड द नॉन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कर्व्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक एंड द नॉन आइसोवॉल्यूमेट्रिक. ठीक है, ये दो लाइंस जो हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं, दे आर द आइसो, मतलब सेम. ठीक है, देयर इज़ नो वेरिएशन. एज यू सी इट्स simply a straight line. This is going this has the direction of going upwards, this has the direction of going downwards. और ये जो है ये नॉन आइसो लाइंस हैं. ठीक है, इनकी मैकेनिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये बेस लाइन आपको एक नज़र आ रही है, व्हाट डज दिस शो. ठीक है, अब आपने इस कर्व को इसके लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट के साथ कोरिलेट करते रहना है. ये जो लाइन है फर्स्ट 4 से लेके 1 वाली, ठीक है, इसमें क्या होगा कि देयर इज़ वेंट्रिकुलर फिलिंग. ठीक है जी, वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग है, ये यहाँ तक हो जाती है कंप्लीट 1 तक. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कर्व फ्रॉम ओवर हेयर 1 से. ठीक है, यहाँ पे अब आपने सोचते रहना है साथ साथ क्या क्या हो रहा है. 1 पे द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ गॉटन फुल ऑफ ब्लड. ठीक है, अब 1 पे जाके जब एक दफ़ा फुली ब्लड से ऑक्यूपाई हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, तो अब इट विल इजेक्ट ब्लड विच इज़ गोइंग टू गिव अस द इजेक्शन फ्रैक्शन. ठीक है, अब इसने वो 65% जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो इजेक्ट की, लेकिन अभी ब्लड बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है, अभी सिंपली जो है प्रेशर राइज होगा. क्यों? क्योंकि अभी प्रेशर इतना सफिशेंट नहीं है कि वो इधर से इजेक्ट हो सके, एंड इट इज़ नॉट सफिशेंट टू ओपन द एओर्टिक वेल्व. अभी एओर्टिक वेल्व का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, इसलिए प्रेशर बिल्डअप होता रहता है. ठीक है, जब बिल्डअप होता जा रहा है प्रेशर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और एट पॉइंट 2 जब वो सफिशेंट प्रेशर जनरेट कर देता है एओर्टिक वेल्व को ओपन करने का 2 नंबर पे, तो देन ओवर हेयर एट दिस पॉइंट द एओर्टिक वेल्व ओपन्स. ठीक है, इट गिव्स वे ओवर हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा वेंट्रिकुलर ने कंट्रैक्ट किया, और यहाँ पे इस पूरे जो प्रेशर ड्यूरेशन है इसमें राइज ऑफ प्रेशर हुआ वेयर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब इससे एओर्टिक वेल्व तो क्लोज थी ही. ठीक है, जब तक कि उससे प्रेशर राइज नहीं हुआ, तो एओर्टिक वेल्व के साथ साथ जो बाइकस्पिड वेल्व है वो तो क्लोज रहेगी. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप प्रेशर कितना राइज हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू ओपन. ठीक है, क्योंकि अगर इफ़ इट ओपन्स देन दैट्स एन एबनॉर्मेलिटी, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस. If it opens, then that can lead to regurgitation, which is a topic for another presentation. Mitral regurgitation, ठीक है, तो that is something else. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल कार्डियक मैकेनिक्स, द प्रेशर वॉल्यूम लूप्स, के लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होता गया इस पॉइंट तक कि उसने एओर्टिक वाल्व को ओपन कर दिया. जब सेकेंड पॉइंट पे उसने एओर्टा को ओपन कर दिया तो ब्लड इधर से इजेक्ट होके बॉडी की तरफ गया. ठीक है, अब अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें काफ़ी लोगों को एम्बिग्विटी थी कि जो पार्ट 1 FCPS में अक्सर आता है, द हाईएस्ट प्रेशर इन द एओर्टा कब होता है? आइदर इट इज़ इन द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन और इट इज़ इन द स्लो इजेक्शन, आइदर इट इज़ इन द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइदर इट इज़ इन वेंट्रिकुलर फिलिंग. ठीक है, तो किस में होता है? तो वो अभी डायरेक्ट इससे हमें देख के पता लग जाएगा. जो ये वाली पूरी लाइन थी हमारे पास बेस लाइन, दैट वाज वेंट्रिकुलर फिलिंग. ठीक है, इधर जाके फिल हुआ तो वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट करता गया जब तक कि सेकंड पॉइंट पे एओर्टा खुल नहीं गया, एओर्टिक वाल्व खुली तो ब्लड इजेक्ट हुआ पूरा. ठीक है, ब्लड इजेक्ट हुआ तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम नेगेटिव में जाएगा. ठीक है, ये पूरा आप समझ लें एक चंक है ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्रेडियंट्स. ठीक है,
जब एकदम से वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला तो इट विल स्पीडली रश आउट इन द स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा। तो ये जो इनिशियल पोर्शन है ये हमें शो करता है रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन, ठीक है, रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन जिसमें जल्दी जल्दी ब्लड बाहर निकल के एओर्टा में गया, ठीक है। लेकिन अब इसको भी हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। वो किस तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जहाँ पे ये एरो लगा है यहाँ तक देखें, इससे पहले हमारे पास था स्लो रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन, ठीक है, या इससे भी पहले यहाँ तक अगर आप पॉइंट डाउन कर लें तो यहाँ तक हमारे पास था रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है, इधर आके तो हमारे पास स्लो इंजेक्शन होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर इंजेक्शन जो होगी वो फास्ट होगी और यहाँ पे कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 0.3 एंड द 0.2 इज़ लोअर देन 0.3, ठीक है। ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इधर जब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया तो जल्दी से सारा ब्लड जो था वो गश आउट किया लेफ्ट वेंट्रिकल से, एकदम से जब बाहर निकला तो वहाँ पे प्रेशर इन द एओर्टा वाज अ बिट लेस, ठीक है। लेकिन इन द एंड जब स्लो इजेक्शन पे आया, ठीक है, जब स्लो इजेक्शन पे फेज़ में आया, एंटर हुआ, जब स्लो इजेक्शन ऑफ ब्लड हो रही थी तो उस फेज़ में इजेक्शन द प्रेशर इन द एओर्टा इज़ द हाईएस्ट विच corresponds to the 0.3, ठीक है। तो this gives you the answer कि when is the pressure highest in the aorta, that is during the slow ejection phase। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके एओर्टा और डिफरेंट जो वेल्व्स हैं उनमें अब चेंजेस आएंगे हमारे पास 0.3 में। 0.3 में क्या होगा कि देयर विल बी स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इधर क्या हो रहा था, वेंट्रिकुलर फिलिंग, यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ओपन हुई, इजेक्शन फेज विच इज़ डिवाइडेड इनटू फास्ट एंड देन स्लो इजेक्शन, और यहाँ पे द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नाउ रिलैक्सिंग सो दैट इट कैन अगेन फिल अप इन ब्लड एंड कैन कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन का फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इधर क्या होगा, जब रिलैक्सेशन का फेज स्टार्ट होगा तो इधर एओर्टिक वाल्व बंद रहेगी, ठीक है, और वो बंद ही रहेगी, इट विल नॉट ओपन बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, क्योंकि इफ इट ओपन देन अगेन इट इज़ एन एबनॉर्मैलिटी एंड दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर प्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं एओर्टिक रिजर्जिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मैकेनिक्स के मुताबिक वाल्व ओपन होगी एंड में जाके, दैट विल बी द बाइकस्पिड वाल्व। अब आप इधर इमेजिन करें कि जैसे इधर एक प्रेशर बिल्डअप हो जा रहा था, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे द प्रेशर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल टिल हेयर एट 0.4 द बाइकस्पिड वाल्व ओपन्स, ठीक है। 4th पॉइंट पे बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी और फिर से वेंट्रिकुलर फिलिंग सिरे से स्टार्ट हो जाएगी 0.1 तक, ठीक है, एंड देन अगेन द साइकिल इज गोइंग टू कंटिन्यू। इस सारे को आप इससे कोरिलेट करें, पॉज द वीडियो, वॉच इट ओवर अगेन, एंड आई एम श्योर एंड आई गारंटी यू विल नेवर मिस अनदर एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो हमारे 2 पॉइंट्स जो थे वी हैड लेफ्ट देम, वो थे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है जी। तो अब इन्हें इस लूप के साथ हम कोरिलेट करके एक्सप्लेन करें। तो व्हाट इज़ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कि मैंने आपको बताया कि द इजेक्शन फ्रैक्शन है 65%, ठीक है, मतलब जो 100% होगी जो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसका 65% दैट इज़ इजेक्टेड इन ई साइकिल, ठीक है। तो बाकी 45% क्या हुआ, दैट 45% रिमेन्स देयर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दैट इज़ नोन एज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एक दफ़ा जब इजेक्शन फ्रैक्शन हो गई, निकल गई लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो द रिमेनिंग ब्लड which is remaining there after the systole, that is known as the end systolic volume, ठीक है। और different factors हैं जो कि affect करते हैं इसकी वैल्यू को, but they are not part of the presentation right now, इनका concept आपको लेना है for now। और the next thing is the end diastolic volume, ठीक है। the end diastolic volume means कि once the heart has gone into diastole,
ठीक है, दैट जो हमने प्रेशर पढ़ा 80 मिलीमीटर Hg, ठीक है। एक दफ़ा जब डायस्टली में जाता है तो उसमें कितना ब्लड रिसीव होता है, ठीक है, और द हाउ मच ब्लड फिल्स इनटू द राइट एट्रियम इन द डायस्टली, दैट इज़ नोन एज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, जो डिटर्मिन करता है कि आगे ब्लड कितना मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, देन ओवर ऑन टू द लंग्स एंड ऑनवर्ड्स टू लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, दैट विल गिव अस अ हायर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। इफ़ कम जो ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, दैट विल गिव अस अ डिक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सो दैट्स दैट, लेट्स मूव ऑन अहेड। जी, तो अब हमारे पास 3 वेरिएशंस हैं वॉल्यूम लूप्स में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रीलोड increase, second we have the afterload increase, and third we have the increased contraction. First of all हम 3 points इधर डिस्कस कर लेते हैं कि what is inotropy, what is dromotropy, ठीक है, and what is chronotropy. Inotropy means कि the heart is contracting, ठीक है, and it is contracting with a greater force, ठीक है, greater force or a lesser force. Whenever any element has an impact on the force of contraction of the heart, then it is known as inotropy, ठीक है। It can be categorized into positive inotropy or negative inotropy. Then we have the dromotropy. Dromotropy is the conduction velocity through the heart, ठीक है। Normal AV delay आता है हमारे पास, तो अगर AV delay कम होगा we will have a higher conduction velocity. If there will be a greater AV delay, मतलब atrioventricular delay आ रहा है कंडक्शन में, तो that will give us a lower conduction velocity या lower dromotropy, ठीक है, higher dromotropy and lower dromotropy. And thirdly we have the chronotropy, ठीक है। chronotropy में क्या होता है, हमारे पास increased heart rate होता है, इसमें फोर्स और कंडक्शन कोई लेना देना नहीं। इंक्रीज chronotropy या डिक्रीज chronotropy में हमारे पास हार्ट रेट इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें वेरिएशंस पे अगर हम आ जाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंक्रीज प्रीलोड। इंक्रीज प्रीलोड को मैंने आपको पहले बताया था, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो इसमें प्रीलोड जब भी ज़्यादा होगा हमारे पास, मतलब मोर ब्लड इज़ कमिंग इनटू द राइट एट्रियम, तो सिंपली क्या होगा कि जो नॉर्मल वॉल्यूम लूप था उसके वॉल्यूम में जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। सेकेंडली इंक्रीज्ड आफ्टरलोड। What happens in increased afterload? Increased afterload में ये है कि there is a greater resistance to the ejection of blood from the left ventricle. तो जब greater resistance है मतलब left ventricle को ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी ब्लड निकालने के लिए, ठीक है। जब ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी ब्लड निकालने के लिए, तो that will lead to increased effort done by the left ventricle. ज़्यादा effort करेगा तो उसका pressure that will go up, ठीक है। प्रेशर अप तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो उतना ब्लड भी इजेक्ट नहीं कर सकेगा एज इट वाज डूइंग बिफोर, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसे काम ज़्यादा करना पड़ा है और ब्लड भी ज़्यादा इजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए वॉल्यूम के ग्राफ में भी कमी आएगी और प्रेशर में भी ज़्यादती आएगी। और वो जो ग्रीन शेडेड एरिया है देख सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम इंजेक्शन कम हो जाएगी। जबकि ओवर हेयर अगर इंक्रीज कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, हमने कोई ऐसा एजेंट या हमने कोई ऐसा ड्रग दिया है जिसकी वजह से द हार्ट इज़ कंट्रैक्टिंग एट अ ग्रेटर फोर्स, ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपी हो रही है, तो हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा लग रही है और द अमाउंट इजेक्टेड वो भी ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। वट एवर द आफ्टर लोड, ठीक है, इसमें आप देख रहे थे कि आफ्टर लोड ज़्यादा था तो वेंट्रिकुलर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से द वॉल्यूम इजेक्शन वो भी कम थी और एफर्ट भी ज़्यादा थी, ठीक है। और इधर जब इंक्रीज कंट्रैक्शन या इंक्रीज आइनोट्रोपी हो रही है तो इसमें इजी हो जाएगा वेंट्रिकल के लिए ब्लड निकालना, तो वॉल्यूम इधर से ज़्यादा हो गया और फोर्स इधर से ज़्यादा हो गई, क्योंकि एजेंट जो है उसने डायरेक्टली वेंट्रिकल पे एक्ट किया है और वो इट इज़ इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले इधर हम इसकी डिटेल तो नहीं डिस्कस करेंगे,
जो कि आयोनिक चेंजेस हैं जिनकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ टॉपिक फॉर टुडे, लेकिन उनके मेजर डिफरेंसेस जो हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, जिसमें हमारे पास आ जाता है एक फर्स्ट नंबर पे एक्शन पोटेंशियल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और सेकंड नंबर पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट द SA और द AV नोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द परकिंजी सिस्टम। अब परकिंजी सिस्टम में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द इनवर्ट्स एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन पे एंट्री होगी तो दैट विल बी द 1, ठीक है। देन देयर विल बी अ फेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन एट 2, followed by inward entry of calcium ions leading to the phase 3, and then eventually the phase 4, that is a rapid outward flow of potassium ions, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड आपको अब देख रहे हैं that is only followed in the SA and the AV node, ठीक है। First difference between these two will be the atomicity. The pre-contraction atomicity is present in this type of curve or the SA nodal curve, ठीक है, जिसमें फनी करंट्स और द सोडियम करंट्स इस फोर्थ फेज में हमारे पास रैपिडली नहीं, आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। द कीप ऑन एंटरिंग, जब एक थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है तो उसके बाद रैपिड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन्स टेक प्लेस, ठीक है। जब रैपिड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन्स टेक प्लेस देन रैपिड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि देयर वाज द होल वर्क ऑफ सोडियम आयंस विच वाज टेकिंग प्लेस इन द स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ थ्रेशोल्ड तक सोडियम ले जाता है और आगे काम कैल्शियम करवाता है, ठीक है। उसके बाद जो रीपोलराइजेशन फेज़ है उसमें भी डिफरेंसेस हैं कि जो ये वाला था इसमें शुरू में थोड़ा से कैल्शियम बाहर जाता है और फिर रैपिड जो है बाद में पोटेशियम आउट जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस पे सिर्फ जो है वो पोटेशियम बाहर जाएगा और यहाँ पे कोई कैल्शियम का रोल इसकी रीपोलराइजेशन और प्लेट्यू फेज़ में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था कि जब सोडियम इनवर्ड आया था दैट लेड टू द ग्रेटर एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर गया कैल्शियम भी अंदर आया जिसकी वजह से हमें प्लेट्यू फेज़ मिला। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का काम सिर्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है, प्लेट्यू फेज़ बनाना नहीं। इधर कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा के पोटेशियम रिपोलराइज करा देगा, जबकि इधर कैल्शियम प्लेट्यू बनवा देगा एक दफ़ा, तो उसके बाद जो है रैपिड पोटेशियम आउटवर्ड करंट होगा जिसकी वजह से रैपिड हाइपरपोलराइजेशन होके बेस लाइन तक हम आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव जी। तो अब हमारे पास है द कार्डियक एंड द वैस्कुलर फंक्शन कर्व्स। अब इसमें हमारे पास बेसिकली क्या आता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। वी गोइंग टू गो थ्रू इट क्विकली ताकि आप अगली जो मेजर स्लाइड है उसे अंडरस्टैंड कर सकें। जो एक्स एक्सिस है उसमें हमारे पास प्री लोड आता है, ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये राइट एट्रियल प्रेशर, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वाई एक्सिस है दैट शोज द कार्डियक आउटपुट। तो हमारे पास जैसे एकदम से कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास कर्व है यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस शोज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। जबकि जो ये वाला डाउनवर्ड हमारे पास स्लोप में आ रहा है दैट इज़ द वॉल्यूम। जैसे जैसे कंट्रैक्शन होगी और फोर्स इंक्रीज होगी उसी तरह ब्लड का वॉल्यूम डाउन आएगा, ठीक है। डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज और यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ। सिंपली 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक ये जो बेसलाइन मैंने ड्रॉ की है दैट शोज द कार्डियक कंट्रैक्शन अलोंग द वे, और उसके साथ साथ द मैकेनिक्स और द ब्लड इजेक्शन, ठीक है। जैसे कार्डियक कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी साथ साथ जो है कार्डियक आउटपुट उसका रिलेशन उसके साथ, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ वन इज गोइंग टू इंक्रीज दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो अब इसमें हमारे पास अगर इंक्रीज्ड प्री लोड आता है या इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न का ये वाला कर्व आता है तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट वाला कर्व सेम है, बट वीनस रिटर्न इंक्रीज अगर होती है तो किस केस में होगी। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम पेशेंट, अगर उसको बैठे बैठाए ड्रिप लग गई है या अगर कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड उसकी बॉडी में इन्फ्यूज़ किया गया है, रिंगल लैक्टेट, डेक्स्ट्रोसलाइन, नॉर्मल सलाइन, तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है ब्लड का जिसकी वजह से हमें ये कर्व मिल सकता है, ठीक है। और अगर पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हुआ है
if he has undergone some sort of trauma, if he has lost blood, तो इसका ये जो point है that will move down, और हमें आप देख रहे हैं इसकी कंट्रैक्शन में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी कार्डियक आउटपुट सेम है, जबकि जो वॉल्यूम लूप्स हैं वो ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर बैठे बैठे उसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो that will give us this line. If he will lose blood and if there will be a decrease in volume, that will give us this line of venous return. Secondly, हम पहले में हमने देखा variation in the venous return. Second में हम देखेंगे variation with respect to cardiac output. इसमें सिंपल सी बात है, एक बेसल है और एक एक्सरसाइज वाला कर्व है, ठीक है। एक्सरसाइज में क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट विल हैव अ हायर कर्व देन द बेस लाइन, ठीक है। वीनस रिटर्न उतना ही रहेगा, ठीक है। आर्बिट्रेरली जो नहीं रहता, उसमें काफ़ी जो है वो रिसेप्टर्स और जो है मैकेनिज़म्स एक्टिवेट हो जाते हैं बैरो रिसेप्टर्स के, हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट आर्बिट्रेरली इसमें हमने देखा वीनस रिटर्न को हमने चेंज किया, इसमें हमने एक्सरसाइज के साथ हमने कार्डियक आउटपुट के रिलेशन देखा, ठीक है। अब ये जो थर्ड कम्प्लेक्स सी स्लाइड है, इसमें इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, एक्सरसाइज के कर्व को भी और वॉल्यूम के कर्व को भी। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको जूम इन करके हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जी, तो उसको हमने जूम इन कर दिया है, जिसके बाद हमें ये डायग्राम मिल रही है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि अब दोनों कर्व्स को हमने ज्वाइन कर दिया है, कार्डियक आउटपुट के बेजल और एक्सरसाइज वाले को भी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। बेजल वाला जो बेजल वाला कर्व था कार्डियक आउटपुट का, वो ये था। एक्सरसाइज के बाद जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुई तो वो ये वाला कर्व आ गया, ठीक है। जबकि जो ग्रीन वाले कर्व्स हैं वो दोनों आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ शो कर रहे हैं, कि अगर इंक्रीज वीनस रिटर्न था तो ये वाला कर्व आया, अगर डिक्रीज वीनस रिटर्न था तो ये वाला कर्व शो हुआ, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी सिनेरियो आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिसाइड करना है कि हम बेस लाइन पर चल रहे हैं या एक्सरसाइज के डोमेन में चल रहे हैं, ठीक है। अगर तो बेस लाइन के डोमेन में चल रहे हैं तो हमने सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं इस लाइन पर रहते हुए, ठीक है। हमने ऊंची सोच नहीं सोचनी, ऑल राइट। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि एथलीट है कोई, या बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, पुशअप्स कर रहा है या एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो आपने इस लाइन को सोचना है और नीच सोच नहीं सोचनी, ऑल राइट। अच्छा जी, तो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि जो हमारी बेस लाइन्स थी वो इंटरसेक्शन पॉइंट उनका क्या है, जो कार्डियक आउटपुट की लाइन थी बेस लाइन वाली, ठीक है, दैट इज़ कोइंसाइडिंग विद द वीनस आउटपुट लाइन ओवर हेयर। तो ये पॉइंट हमारा बेस लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट था। अब ये पॉइंट हमें क्या शो करता है कि द वीनस रिटर्न, जितना भी ब्लड आ रहा है उतना ही ब्लड इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल पॉइंट है। दैट मीन्स कि जहाँ पे कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न की लाइन की इंटरसेक्शन हो रही है, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इक्वल होगा, द वीनस रिटर्न विल बी इक्वल टू कार्डियक वॉल्यूम इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम 5 और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1 पे आते हैं, ठीक है, अगर ऊंची सोच नहीं सोच रहे, दैट इज़ वी आर स्किपिंग द एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है। हम बेस लाइन पे रह रहे हैं, द बेस लाइन बेजल मेटाबॉलिक रेट पे अगर हम रहते हुए हम कार्डियक आउटपुट को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि अगर 1 पॉइंट पे हम बेस लाइन से आ जाते हैं स्किप करके, तो व्हाट दैट इंडिकेट्स, इफ़ वी मूव ऑन टू पॉइंट 1, दैट इंडिकेट्स कि बैठे बैठाए पर्सन में एक अमाउंट ऑफ इन्फ्यूजन गई है या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, दैट विल गिव अस पॉइंट 1। या अगर हेमरेज हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो बेस लाइन से हमारा जो वीनस रिटर्न है दैट विल मूव टू 0.5, ठीक है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज डोमेन की तरफ। एक्सरसाइज जब भी बंदा करता है तो उसमें कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि मेक श्योर करते हैं कि वीनस रिटर्न एग्जैक्टली पहुँचे और ब्लड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों, ठीक है। तो इनके मुताबिक हम 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, 2, 3 एंड 4। अगर तो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन अब वो किस ब्लड वॉल्यूम के कर्व में फॉल करेगा वो हमने डिटर्मिन करना है कंपनसेटरी मैकेनिज़्म से, ठीक है।
अगर तो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है बट अभी उसने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, वो स्वेट नहीं कर रहा, ठीक है, उसका वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ इतना, if he is not sweating and the pumps in the calves are working and they're pushing the blood, ठीक है, skeletal muscle pumps जो हैं they're pushing the blood back towards the right atrium, full on compensatory mechanisms काम कर रहे हैं and he is not sweating yet, तो हमारा 0.2 मिलेगा हमें, ठीक है. If the person is exercising although he is not sweating but the compensatory mechanism जिसकी वजह से venous return जितना जाना चाहिए right atrium में वो नहीं जा रहा, then we will get the 0.3, ठीक है. And if the person is exercising heavily, for example if he is running in a desert में भाग रहा है और उसका अच्छा खासा he is losing a lot of sweat, all right, he is losing a lot of sweat और इसका compensatory mechanisms भी उस पर cope up नहीं कर रहे, then we are gonna get the negative fluid balance or the 0.4, ठीक है. तो कंट्रोल से 4 पे अगर बिल्कुल ही ड्रास्टिक और डैमेजिंग कंडीशन होगी then we'll move to this point, ठीक है. अगर compensatory mechanisms नहीं होंगे लेकिन at the same time sweating भी नहीं होगी, just mild to moderate exercise होगी, then we'll move to 0.3. अगर स्वेटिंग नहीं होगी but the compensatory mechanisms that are also fully active, for example in a healthy man with who is doing mild exercise, then we'll move to 0.2 from the control point, ठीक है. और next slide पे मूव करने से पहले just a simple thing so that we might not skip it is the mean systemic filling pressure, ठीक है. जहाँ पे भी venous pressure की लाइन आके फॉल करेगी और एक्स एक्सिस को कट करेगी, दैट इज़ द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर. बहुत डिटेल्स में बताया गया है डिफरेंट बुक्स में और बहुत कंफ्यूज किया गया है. जस्ट सिंपली रिमेंबर द पॉइंट, द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज़ दैट प्रेशर कि जितना वॉल्यूम रिटर्न कर रहा है राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम को अपना प्रेशर कितना बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो कमिंग इनटू इट, ठीक है. ये लैब कंडीशंस में एक प्रेशर आर्बिट्री पैदा किया जाता है इन ऑर्डर टू डू एक्सपेरिमेंट्स. ये थ्योरेटिकल प्रेशर होता है, प्रैक्टिकली इस लाइफ में नहीं देखा जाता, ठीक है. कि मतलब राइट एट्रियम का प्रेशर कितना बढ़ जाए कि वीनस जो रिटर्न है वह बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, ठीक है. मतलब उसका प्रेशर इतना, उसकी रुकावट इतनी बन जाए राइट एट्रियम में कि ब्लड रिटर्न हो ही ना सके. तो दैट गिव्स अस द इंक्रीज और द डिक्रीज इन मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर. तो इस सब को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें इंक्रीज़ इन मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर मिलेगा. मतलब राइट एट्रियम को अब ज़्यादा प्रेशर अपना बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फुली ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड कमिंग इनटू इट. और जब ये डिक्रीज़ हमारे पास वीनस रिटर्न वाली लाइन आएगी तो इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे होगी कि अब राइट एट्रियम को कम जद्दोजहद या मेहनत करने की ज़रूरत है अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो कम्प्लीटली कमिंग इनटू इट. एंड वंस अगेन इट्स अ साइंटिफिक प्रेशर, इट्स अ थ्योरेटिकल प्रेशर. ये हमें नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करने को मिलता. जस्ट फॉर द डिस्क्रिप्शन पर्पसेस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. जी, तो अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूज किया हुआ होता है कि पर्सन स्टैंड करेगा तो उसमें क्या होगा जी, स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या होगा, वीनस कैपेसिटेंस क्या होगी, वीनस फिलिंग को क्या होगा जी, पल्स प्रेशर को क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. ये सारी चीज़ें इन्हें रोट लर्न करने के बजाय और सिंपली रट्टा लगाने के बजाय आप अगर इनका कंसेप्ट ले लेंगे तो यू वोंट ड्रॉप अनदर एमसीक्यू एवर, ठीक है. तो इस पे हम दो मेजर कैटेगरीज को इससे स्टडी करेंगे. दैट इज़ व्हेन अ पर्सन गोज़ ऑन टू स्टैंड फ्रॉम द सुपाइन पोजीशन, ठीक है, एंड व्हेन अ पर्सन डज एक्सरसाइज, ठीक है. ऑन स्टैंडिंग क्या होगा और ऑन एक्सरसाइजिंग क्या होगा, ठीक है. हमने जो पहले कर्व एक्सप्लेन किया वो आपके ऊपर है और जो नीचे चेंजेस हैं वो नीचे लिखी हुई हैं. एंड वंस अगेन डोंट ट्राई टू रोट लर्न ऑल ऑफ दिस, ठीक है. जस्ट ट्राई टू गेट द कंसेप्ट फ्रॉम द थिंग्स आई एम टेलिंग यू, इट विल पे यू ऑफ, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं द साइट ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस in the circulation या in the cardiovascular system is not venules, it's not arteries, it's not capillaries, ठीक है. The site of maximum resistance in the cardiovascular system is the arterioles, ठीक है. Arterioles अब either dilate करेंगी या arterioles
आइदर कंस्ट्रिक्ट करेंगी, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास बेस लाइन पॉइंट है, ठीक है, बेस लाइन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन जिसमें कार्डियक आउटपुट इंटरसेक्ट कर रहा था वीनस रिटर्न के साथ, ठीक है। तो इधर से या तो हम ऊपर जा सकते हैं या हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो 0.234 पे जाएंगे, नीचे जाएंगे या उसी लाइन में ऊपर नीचे जाएंगे तो हम 0.1 या 5 में आएंगे, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से प्रोसीड करना है। अब हमारे पास हमने डिस्कस किया कि आर्टीरियोल्स आर द साइट ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब आइदर द आर्टीरियोल्स आर गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट, ठीक है, और द आर्टीरियोल्स आर गोइंग टू डायलेट। तो whenever a person does exercise, ठीक है, whenever a person does exercise तो उसकी जो कार्डियक आउटपुट है वो that will increase, ठीक है, that will move from this curve to this curve, ठीक है। तो जब भी person एक्सरसाइज करेगा तो that will have a vasodilatory effect on the arterioles, ठीक है, क्योंकि जब भी person does exercise, the arterioles dilate in order to provide blood coming to the skeletal muscles, ठीक है। Although there will be vasoconstriction as well, but that will be to a lesser extent, ठीक है, जैसे कि स्किन में होगी and other organs में होगी। तो मेजर जो vasodilatory part होगा arterioles का that will happen in the skeletal muscles, ठीक है। तो जो नेट इफेक्ट होगा इस पूरे सिनेरियो का वो वेजोडाइलेशन में जाएगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन में जब भी जाएगा, ठीक है, वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टीरियोल जब भी होगी तो वी विल मूव फ्रॉम कंट्रोल पॉइंट टू अ लाइन अबव इट, ठीक है। हम इस डोमेन में एंटर हो गए, वी लेफ्ट दिस पॉइंट एंड वी मूव्ड ऑन टू द अपर हायर कार्डियक आउटपुट लाइन। तो जब भी वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आएगा हमारे पास तो वी विल हैव अ डिक्रीज्ड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल सी बात है, नथिंग टू गो इनटू द डिटेल्स। जब भी डायलेट होगा वी आर गोइंग टू गेट अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंस वी आर गोइंग टू गेट अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस तो हमारे पास डिक्रीज आफ्टर लोड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक रेजिस्टेंस ही कम हो रहा है वेजोडाइलेशन की वजह से, तो डिक्रीज आफ्टर लोड एंड इंक्रीज फ्री लोड, ठीक है। जब डायलेशन होगी तो ज़्यादा वो ब्लड अकोमोडेट करेगा ना आर्टीरियोल्स अपने आप में, ठीक है। तो जो स्ट्रेस्ड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज स्ट्रेस्ड वॉल्यूम। जो आर्टीरियोल्स में ब्लड होता है उसे स्ट्रेस्ड वॉल्यूम कहते हैं। तो वेन्स से आर्टरीज में चला जाएगा, ठीक है। वीनस कैपेसिटेंस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली द अकोमोडेटिंग पावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी आर्टीरियल जो आर्टरीज डायलेट होंगे, आर्टीरियोल्स डायलेट होंगे तो वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज़ का मतलब ये है कि वेन्स विल नॉट अकोमोडेट ब्लड इनटू देम एंड द ब्लड विल मूव फ्रॉम द वेन्स एंड वेन्यूल्स टू आर्टीरियोल्स, ठीक है। तो जब उधर से शिफ्ट होके आर्टीरियोल्स में ब्लड जाएगा, क्योंकि आर्टीरियोल्स हैव डायलेटेड, ठीक है, पूरा वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आ रहा है स्प्लैंक्टिक सर्कुलेशन में, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज आफ्टर लोड और अल्टीमेटली इंक्रीज फ्री लोड टू द राइट एट्रियम। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, आर्टीरियोलर डायलेशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वीनस कैपेसिटेंस, जो कि डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आर्टीरियोलर डायलेशन आती है तो हमारे पास वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है, मतलब द ब्लड शिफ्ट्स फ्रॉम द नॉन स्ट्रेस स्टेट टू द स्ट्रेस स्टेट, मतलब आर्टीरियोल्स में ब्लड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आर्टीरियोल्स में ब्लड एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि आर्टीरियोलर डायलेशन होगी। क्यों? क्योंकि पर्सन इज़ एक्सरसाइजिंग, और एक्सरसाइज से क्या होगा कि टोटल जो रिसेप्टर्स हैं और जो इसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं दैट विल कम इनटू प्ले एंड दैट विल लीड टू द डायलेशन ऑफ स्प्लैंक्टिक वेसल्स एंड टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है जी। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ, आर्टीरियोलर डायलेशन हुई, वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से पुलिंग ऑफ ब्लड हुई आर्टीरियोल्स में, ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर लोड डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि वेजोडाइलेटरी स्टेट है, एक लेस जो है रेजिस्टेंस स्टेट आ गई है हमारे पास, और प्री लोड अल्टीमेटली हमारे पास आर्टीरियोल्स में ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो सर्किट के थ्रू मूव करता हुआ ज़्यादा ब्लड जाएगा राइट एट्रियम की तरफ, तो प्री लोड इंक्रीज़ होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी मैकेनिक्स है,
No need to just rote learn any of this. Just get the conceptual insights and everything about it. Okay. So moving on ahead, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर. सिंपल सी बात है कि जैसे ही हमारा वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो दैट विल लीड टू ग्रेटर स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम. ये मैंने आपको बताया था कि ये एक थ्योरेटिकल प्रेशर है. ठीक है. तो द राइट एट्रियम विल नीड टू exert a greater effort in order to obstruct the flow completely now. ठीक है. क्योंकि ज़्यादा फ्लो आ रहा है तो राइट एट्रियम को थ्योरेटिकली ज़्यादा काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फुली ब्लॉक द फ्लो कमिंग इनटू इट. तो हमारे पास इंक्रीज इन मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर आएगा. ठीक है. जब बंदा एक्सरसाइज करेगा तो ऑफ कोर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा 1 और 2 फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा. व्हाट इज़ फ्रैंक स्टार्लिंग? जब भी फ्रैंक स्टार्लिंग के साथ देयर इज अनदर टर्म विच इज़ द बेन ब्रिज रिफ्लेक्स. ठीक है. The Bain bridge reflex and the Frank Starling mechanism both state that whenever there is an increased stretch of the musculature of the right atrium, ठीक है, तो there will be an increased cardiac output. ठीक है. Increased cardiac output, increased heart rate and increased stroke volume. ठीक है. इन दो मेन mechanisms की वजह से, that is the Frank Starling and the sympathetic activation. And of course we're going to get an increase in pulse pressure, of course, because the person is exercising and there's sympathetic activation, so there's no doubt about it that the pulse pressure might decrease to some extent. No, the pulse pressure will always increase. ठीक है. तो ये एक algorithm है. Just need to get a conceptual learning of it, and once you get the conceptual learning of it, it will the whole algorithm will just come into your mind, and you do not need to rote learn this. ठीक है. तो अब एक आपके पास सिनेरियो आता है कि पर्सन हु इज़ लाइंग सुपाइन. ठीक है. ही इज़ लाइंग सुपाइन एंड देन सडनली एंड इन अ मिनट ही स्टैंड्स. तो उसमें फिर क्या जो है वो चेंजेस आएंगे उसके सर्कुलेशन में. तो उसमें जो है आपने टोटल उसका उलट कर लेना है, लेकिन उलट करने के साथ साथ आपने एक कंसेप्ट को भी अपने माइंड में रखना है कि जब कभी भी एक पर्सन स्टैंड होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा. ठीक है. इसमें इस पूरे जो सेटिंग है इसमें आर्टीरियोलर डायलेशन हो रही थी, जबकि इस पूरी सेटिंग में आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन होगी. ठीक है. ये मेजर 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 डिफरेंस है जो कि इन सारी चीज़ों को डिटरमिन करेगा. इधर आर्टीरियोलर डायलेशन इस पूरे सिस्टम को गवर्न करेगी, जबकि इधर आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन इस पूरे मैकेनिज्म को गवर्न करेगी. जब भी पर्सन सडनली स्टैंड करता है तो आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी. जब एक मजबूत दीवार आगे खड़ी होगी तो उसकी वजह से आफ्टर लोड बढ़ जाएगा. ठीक है. आफ्टर लोड बढ़ेगा और जब ब्लड आगे ही नहीं जा सकेगा तो ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचेगा कैसे? तो ब्लड वॉल्यूम वीनस फिलिंग कम होगी, मतलब डिक्रीज्ड प्रीरेनल वॉल्यूम. ठीक है जी. इंक्रीज्ड आफ्टर लोड एंड डिक्रीज्ड जो है फिलिंग प्रेशर और द वीनस रिटर्न. सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि व्हेन अ पर्सन स्टैंड सडनली देयर विल बी वीनस पुलिंग. ठीक है. वीनस पुलिंग होगी, मतलब जो ब्लड है दैट विल स्टार्ट पुलिंग अप इनटू द वेन्स. ठीक है. जब वीनस पुलिंग ज़्यादा होने लग जाएगी तो देयर विल बी लेस ब्लड रिटर्निंग टू द राइट एट्रियम. ठीक है. तो ये एक जनरल सा आउटलाइन है कि चेंजेस विच टेक प्लेस ऑन स्टैंडिंग. ठीक है. ऑन एक्सरसाइजिंग देयर वाज आर्टीरियोलर डायलेशन लीडिंग टू अ डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, बट व्हेन अ पर्सन स्टैंड सडनली, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे सिंपली है कि पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टूड अप, ठीक है, जो स्टैंड अप करेगा वीनस पुलिंग होगी और लेस ब्लड रिटर्निंग टू द राइट एट्रियम. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होंगे, जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं दे get activated, and when they get activated they lead to arteriolar constriction. ठीक है. Second point you're seeing over here that it leads to arterial constriction. तो arteriolar constriction से ये होगा कि the venous pooling which happened earlier and less blood was returning, so now there will be arteriolar constriction and now more blood will return to the normal state. मतलब blood will start returning like it was before the event happened.
ठीक है। तो बैरोरिसेप्टर एक्टिवेशन से पहले जो है वो पल्स प्रेशर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि देयर वाज वीनस पूलिंग एंड लेस ब्लड रिटर्निंग टू द राइट एट्रियम, एंड देयर वाज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है, बिफोर द बैरोरिसेप्टर एक्टिवेशन. बट आफ्टर दिस लेड टू बैरोरिसेप्टर एक्टिवेशन. बैरोरिसेप्टर की impulses फायर करेंगी, which will lead to certain compensatory mechanisms, after which the compensation will happen and will lead to an increase in pulse pressure after compensation, increased cardiac output and increased heart rate after the compensation. ठीक है, और ये वही theoretical pressure जो कि हमने इधर देखा था, इसका जो है हमारे इस पूरे सेगमेंट से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ theoretical pressure. और हम देखते हैं कि जब पर्सन स्टैंड करेगा तो लेस ब्लड विल बी टर्निंग इनिशियली बिफोर द कंपनसेशन, तो ऑटोमेटिकली उसका मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर, समथिंग बेनिफिशियल, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and keep on helping others.